हेलो। चलिए बच्चों, सो क्लास बोर्ड में फोकस करिएगा। ये दोबारा से बर्नौलीज क्यों आप लोगों को समझाई जा रही है, बिकॉज अभी जितने भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं दे आर टोटली बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज की इक्वेशन बार बार इस्तेमाल होने वाली है, इसलिए आप लोगों को दोबारा से बर्नौलीज की स्टेटमेंट समझाने जा रहा हूं मैं। सो बर्नौलीज ने ये कहा था कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो उस फ्लूइड के पास हर वक्त तीन एनर्जीज होती हैं। एक प्रेशर एनर्जी, एक उसके मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, एक उसके पास हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। और एक पॉइंट पर इन तीनों एनर्जीज का जो सम होता है, दूसरे पॉइंट पर भी उन तीनों एनर्जीज का सम बिल्कुल वही मिलेगा। तीनों का सम वही मिलेगा, ये नहीं कह रहे तीनों बराबर मिलेंगी, वैसे तीनों का सम वही मिलेगा। अगर कोई एक बढ़ गई होगी तो दूसरी बोलो क्या हो गई होगी, घट गई होगी। वो यही बात बताना चाह रहे हैं। सो अगर मैं एक पानी का वी वॉल्यूम कंसिडर कर लूं तो इस वी वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी कितनी होती है बोलो। इधर का प्रेशर P1 इंटू में यहाँ की वॉल्यूम V। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो इतने ही वॉल्यूम का कुछ मास भी है जो कि m मास है, तो हाफ m v1 स्क्वायर जितनी यहाँ पर वेलोसिटी। इधर की कुछ हाइट है तो इतने मास ऑफ वाटर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh1। सही बात है कि नहीं। फिर उतने ही v वॉल्यूम को मैंने ऊपर लिया, उतने ही v वॉल्यूम को मैंने ऊपर लिया और मैंने कहा वहां का प्रेशर एनर्जी कितना होगा बोलो, P2V, जितना वहां पर प्रेशर है इंटू में जितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे को दोनों जगहों पे सेम लेना है, मास भी फिर क्या हो जाएगा दोनों जगहों पे सेम हो जाएगा, क्योंकि पानी तो वही है ना, डेंसिटी तो वही एक तरीके से। तो मैं बोलूंगा क्यों भाई, यहाँ का वॉल्यूम वहां का वॉल्यूम, यहाँ का मास और उतने ही पानी का मास वहां पर भी लेना है, क्योंकि जब मैं दोनों तरफ वॉल्यूम सेम लूंगा, पानी का मास सेम लूंगा, तभी तो कंपैरिजन सही है ना। अरे नहीं समझे मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पर 3 लीटर पानी की एनर्जीज को देख रहा हूँ तो मेरे को वहां भी तो 3 लीटर पानी की एनर्जीज को देखना चाहिए ना। वहां 2 लीटर की देखूंगा, 6 लीटर की देखूंगा तो अलग आंसर आएगा। तो इसलिए जितना वॉल्यूम यहाँ लेता हूँ उतना वॉल्यूम वहां लेता हूँ, जितना मास यहाँ लेता हूँ उतना वॉल्यूम मास वहां लेता हूँ। तो वहां का प्रेशर एनर्जी P2, वहां का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर और वहां का पोटेंशियल एनर्जी mgh2। ये बराबर आएगा, जितना सम यहाँ पर 1 वाली पोजीशन पे था उतना ही सम तीनों का 2 वाली पोजीशन पे होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सही बात है कि नहीं। और बल्कि वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, वहां पर v2 है, फिर भी तीनों का सम मिला के बोलो क्या है, सेम है। हाइट यहाँ पर h1 है, वहां पर h2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग है, लेकिन तीनों का सम मिला के बोलो क्या है, सेम है। अच्छा, ये जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया था बच्चों, किस काम का था, ये था प्रेशर एनर्जी ऑफ वॉल्यूम V, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वॉल्यूम V, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वॉल्यूम V। ये बात थी। लेकिन अगर मैं बात करूं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, एनर्जी पर यूनिट, कि मैंने बोला यार ये तो प्रेशर एनर्जी 5 लीटर पानी की है, तो 1 लीटर पानी की प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, 5 से डिवाइड कर दूंगा। अरे समझे मेरी बात को। तो अगर V वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी इतनी है तो मुझे बताओ प्रेशर एनर्जी 1 यूनिट वॉल्यूम की कितनी होगी। तो हमने V से बोलो क्या कर दिया, डिवाइड। तो अगर ये पूरा फॉर्मूला हमें 1 यूनिट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करना हो, कितने बोलो, 1 यूनिट वॉल्यूम की। 1 यूनिट वॉल्यूम अगर मैं लूं, ये पूरा V ना लूं, पूरा V ना लूं, सिर्फ इसका 1 यूनिट वॉल्यूम लूं, तो 1 यूनिट वॉल्यूम का प्रेशर एनर्जी, फिर उस 1 यूनिट वॉल्यूम का काइनेटिक एनर्जी, फिर उस 1 यूनिट वॉल्यूम का पोटेंशियल एनर्जी, जितना यहाँ होगा उधर भी 1 यूनिट वॉल्यूम का प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल बोलो क्या मिलेगा, सेम। तो 1 यूनिट निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कहा टोटल वॉल्यूम्स की दी हुई थी एनर्जीज, उनको 20 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट वॉल्यूम का पता लग जाएगा। बोलो है कि नहीं। अरे मैं बोलूँ कि 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी है 5 लीटर पानी की, तो 1 लीटर पानी की कितनी होगी बोलो, 20 जूल। अरे समझ नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा समझ में, पक्का ना। तो मैंने सबको अगर 20 से डिवाइड कर दिया तो ये सबका बोलो क्या आ गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या आ गया, एनर्जी। तो बताओ इसका क्या आ गया, P1। इसका बोलो क्या आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम आ गई डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम आ गई डेंसिटी। ये V से V कट गया, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। तो भैया ये आ गया, ये क्या है बोलो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम एट फर्स्ट पॉइंट, एट फर्स्ट साइट यहाँ पर इज इक्वल टू द सेम एट द pressure energy, kinetic energy, potential energy per unit volume at the second site। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो ऊपर वाले में और नीचे वाले में फर्क क्या है, मुझे फर्क समझा दो बस एक बार। फर्क सिर्फ इतना सा है सर, वो एक पर्टिकुलर V वॉल्यूम की बात कर रहा है और ये 1 यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर V वॉल्यूम लेके बात करता है तीनों का एनर्जी का सम, और ये बात करता है 1 यूनिट वॉल्यूम की तीनों एनर्जी का सम। बात तो सही कर रहा है वो। यहाँ भी 1 यूनिट वॉल्यूम लेगा तो वहां भी 1 यूनिट वॉल्यूम लेगा, यहाँ पर 5 लीटर लेगा तो वहां 5 लीटर लेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात है कि नहीं। चलिए, अब ये तुम्हें अगर समझ में आ जाता है तो फिर तो भैया बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए गए थे, और एग्जांपल्स किस बेस पे थे आशु। अगर तुमने लास्ट क्लास अटेंड करी है तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। क्लास कुछ इस प्रकार से चली थी कि जहां पर स्पीड ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है, और जहां पर स्पीड कम होती है वहां प्रेशर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, आज इसी को समझने के लिए एक और हम नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है गाइज। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे टोरिसेलिस। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। और कुछ नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज। बर्नौलीज का ही एप्लीकेशन पार्ट है।
देखिए चैप्टर बहुत सही पॉइंट पे पहुंच चुका है। इसके बाद बस एक हिस्सा और बचेगा। मैंने बोला था ये चैप्टर में 4 भाग में कराऊंगा, ये तीसरा भाग चल रहा है चैप्टर का, और फिर जाके फोर्थ वाला लास्ट वाला आएगा, उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, सबसे बड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो इधर, अरे जतिन बस। अब स्पीड ऑफ अफ्लक्स किसे कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक कंटेनर है, ध्यान देना, ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने बच्चों पानी भरा हुआ है। भर देते हैं पानी। बातें नहीं भाई, ठीक है भाई। पूरे भर दूं? चलिए आइए भाई। अब ये पानी इस पूरे के पूरे कंटेनर में फुल भरा हुआ है और यहां मान लीजिए कि मैं ना एक होल कर देता हूं, इस जगह पर एक छोटा सा होल कर देते हैं, बिल्कुल छोटा सा होल। अगर एक छोटा सा होल होगा जो कि इससे कुछ हाइट ऊपर होगा, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, मान लो यहां पर ले लेते हैं, तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ यहां से पानी कैसे आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप एक बहुत स्मॉल होल किसी टंकी में किसी सर्टेन हाइट पे कर दे, मान लीजिए आपकी टंकी की जो हाइट है, इस टंकी की जो हाइट है कुछ हम मान लेते हैं, कितना माने, 300 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो उसमें से तुमने 100 सेंटीमीटर पे नीचे से एक होल कर दिया, ऊपर से 200 सेंटीमीटर नीचे है, नीचे 100 सेंटीमीटर ऊपर है, कर दिया होल। अब होल कर दिया तो उसमें से ऐसे पानी आएगा। अब ये जो पानी आया, ऑब्वियस सी बात है इसकी बाहर आते वक्त कुछ स्पीड है, कुछ स्पीड है। ये जो स्पीड कितनी है ना, यही है हमारा स्पीड ऑफ एफ्लक्स। यही बोलो क्या है? स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं कहां पर इसमें होल कर रहा हूं, क्या ये इसकी स्पीड को निर्धारित करता है? अगर मैं थोड़ा ऊपर होल करूंगा तो क्या लगता है कि स्पीड ज्यादा आएगी या कम आएगी? रौनक क्या लगता है? अगर मैं होल यहां करूं तब ज्यादा रफ्तार से पानी निकलेगा, या जब होल यहां करूं तब ज्यादा रफ्तार से निकलेगा? नीचे। और जितना नीचे करूंगा आपको लगता है उतनी ही तेज पानी आएगा। अच्छा ऐसा क्यों लगा आप लोगों को? ऐसा क्यों लगा आप लोगों को? क्योंकि आपको लगा ये कि सर जितना नीचे मैं होल करूंगा पानी का दबाव उतना ज्यादा होगा, और हाइयर प्रेशर मींस पीछे अगर हाइयर प्रेशर है तो आगे वेलोसिटी बोलो क्या होगी? ज्यादा। वो डैम वाला एग्जांपल समझ लीजिएगा। अगर किसी के दिमाग में बर्नौलीज में हल्का फुल्का भी डाउट रह गया था तो इसको समझ के आज क्लियर हो जाएगा आप लोगों के मन में कि जहां स्पीड कम होती है वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अंदर पानी की स्पीड बहुत कम होती है। अंदर पानी कितनी रफ्तार से चलेगा? टंकी के अंदर से पानी ऐसे निकल रहा है तो अंदर तो स्पीड लगभग ना के बराबर है, और प्रेशर बहुत ज्यादा है, और बाहर स्पीड बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर बोलो क्या हो चुका होगा? कम हो चुका होगा। इसी बात को मैं पूरी ड्राइव के अंदर समझाने वाला हूं बच्चों। तो टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया कि हम करने क्या चाह रहे हैं? क्या तुम्हें सिचुएशन समझ में आ चुकी है? सो गाइस व्हाट डू यू मीन बाय द स्पीड ऑफ एफ्लक्स? किसको बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स? सर ये जो हमने होल करा है ना, ये होल में से जो पानी निकलेगा, जो इसका रफ्तार होगा, इसको मैं यहां पर बोल रहा हूं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और ये मैं निकालूंगा बर्नौलीज की मदद से बच्चों। तो मैंने कैसे निकालना है आइए समझाने की कोशिश करता हूं। आप मुझे बताओ, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर मैं मान लेता हूं कि एक फ्लो स्ट्रीमलाइन है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज, सब बच्चे मुझे बताना, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज क्या मैं ऐसा मान सकता हूं बच्चों, क्या मैं ऐसी इक्वेशन लिख सकता हूं, बोर्ड पे देखना सब बच्चे, कि फर्स्ट पॉइंट पे जितना प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, जरा मेरे फॉर्मूले को देख के बताओ। मैं P1 इंटू वी नहीं लिख रहा बच्चों, मैं लिख रहा हूं P1। तो इसका मतलब मैं टोटल वॉल्यूम पे बात कर रहा हूं या पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं? पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, इसीलिए थोड़ा स्टार्टिंग का रिवाइज करवाया। सो ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट सर्टेन पॉइंट है, तो इधर दिस इज द प्रेशर एनर्जी एट, आगे आ जाएगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी, इससे थोड़ा बच के आना होगी। क्लास 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 बोर्ड पे मैंने क्या बोला? P1 बोलो क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे मुझे बताओ जरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? समर पिटाई हो जाएगी, ये पिटवा देगा तेरे को जतन। हाफ रो V1 स्क्वायर, वैसे कितनी होती है? हाफ एम वी V1 स्क्वायर होती है, लेकिन जब उसको वॉल्यूम से डिवाइड करा होगा तो डेंसिटी बन गई होगी।
चलो बताओ, एक पॉइंट पे बोलो क्या आएगा, रो जी H1, रो जी, और दूसरे वाले पे बोलो क्या आएगा, P2 प्लस में, अरे बोलो बोलो, बहुत बढ़िया, रो जी H2। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो भाई, यहां तक नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं करने जा रहा हूं। मान लेते कि जो हमने होल किया है उसकी ग्राउंड से हाइट कुछ है और ऊपर से हाइट कुछ है। चलो मान लेते कि ये वाली जो हाइट है हमने एक को H1 ले लेते हैं और एक को बोलो क्या ले लेते हैं, H2। अपनी इच्छा से जिसको भी, मान लो मैंने इस वाली हाइट को बोलो क्या माना है, H1, और ऊपर वाली को बोलो क्या माना है, मर्जी है तुम्हारी, या नीचे वाली को मान लो, नीचे वाले को H2 सही लगेगा। ये वाली मैंने H2 मानी है बच्चों, और ये वाली मैंने बोलो क्या मानी है, H1। मतलब इतना तो होल ऊपर से करा गया है और इतनी हाइट पे होल नीचे से करा गया है। कुछ भी बता दें हमें समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। और आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन तो वैलिड है किसी भी फ्लो के लिए, किसी भी फ्लो के लिए। अब आप लोगों को करना क्या है, इस वाली साइड को ना आपको पोजीशन नंबर 1 काउंट करना है, और इस वाली जब बाहर निकल रहा है ना पानी, ये वाली पोजीशन नंबर 2 काउंट करनी है। मेरी बात समझना बच्चों, आप बोलते हो ना कि पहली वाली साइड पे तीनों एनर्जी का सम, दूसरी वाली साइड पे तीनों एनर्जी का सम बराबर मिलेगा, यही तो बोलते हो ना आप लोग। तो पहले वाली जगह अंदर वाली जगह है, दूसरे वाली जगह बाहर वाली जगह, जब पानी ऐसे फ्लो करके निकला है। क्लियर होता है कि नहीं होता शिवम, यहां पर ध्यान दो। पानी जब ऐसे निकला तो पहले वाली जगह अंदर वाली मान ली, दूसरे वाली जगह बाहर वाली मान ली। और मैं ये कहूंगा कि अगर बर्नौलिस की बात सही है तो इस फ्लो के लिए जितना इन तीनों एनर्जी का सम यहां पर होगा, उतना ही इन तीनों एनर्जी का सम क्या होगा बोलो, बाहर भी होगा। बोलो एग्री करते कि नहीं करते। हाँ, काइनेटिक बदल गया, अंदर काइनेटिक कम है, बाहर काइनेटिक ज्यादा है। भले ही काइनेटिक बदल गया तो पक्का कुछ कम हो गया होगा। अरे समझो ना, यही तो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को कि अगर कुछ बड़ा है तो कुछ क्या होगा, घटा होगा, लेकिन तीनों का सम बोलो क्या होगा, सेम। अब यार ये सर्टेन, ये नंबर 1 पोजीशन है, ये नंबर 2 पोजीशन है, मेरी बात को समझना। अब नंबर 1 पोजीशन पे प्रेशर कितना होगा गाइस, क्या तुम लोगों को याद आ रहा है कि मैंने तुम लोगों को एक टॉपिक बताया था कि मैंने कहा था कि किसी भी पानी की अगर H डेप्थ के नीचे अगर आप उसका प्रेशर देखेंगे, याद आए तो बताना मुझे। अगर कोई भी पानी है और वो पानी अपने से H गहराई नीचे, अगर उसका प्रेशर आप जानना चाहते हैं, उसकी H गहराई नीचे वो कितना प्रेशर लगाएगा बता सकते हो? बहुत बढ़िया बच्चों, रो जी एच, वेरी गुड। रो होती है पानी की डेंसिटी, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या होती है बोलो, डेप्थ। आदर्श बात समझ में आ रही है? तो एच डेप्थ नीचे कोई भी पानी कितना प्रेशर लगाएगा बोलो सब बच्चे, रो जी एच। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ कि इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, तो बोलेंगे सर H1 डेप्थ है, H1 डेप्थ है, बोलो कितना लगेगा, रो जी H1। क्या सिर्फ रो जी H1 लगेगा? ये एब्सोल्यूट नहीं है, गॉज प्रेशर है। एब्सोल्यूट कितना होगा? बहुत बढ़िया, पी नॉट प्लस में रो जी एच। क्यों भाई? अरे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां भूल जाते हो आप लोग, एटमॉस्फेयर का भी तो दबाव है। तो एटमॉस्फेरिक दबाव बोलो कितना है, पी नॉट। हाँ भाई, एटमॉस्फेरिक दबाव कितना है बोलो, पी नॉट। और इस पानी की एच गहराई की एच गहराई की वजह से कितना दबाव बोलो, रो जी एच। तो बोलो सब बच्चे P1 की वैल्यू कितनी आएगी, सभी बच्चे P1 की वैल्यू बोलो, पी नॉट प्लस में रो जी H1। H1 क्यों भाई? क्योंकि सर H1 डेप्थ नीचे आपका पॉइंट है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले बताओ। किसको मैंने लिखा है ये? अरे ये मैंने किसको लिखा है? P1 को लिखा है। किसको लिखा है? प्रिंस बात समझ में आ गई वाली? अच्छा भाई, दूसरी बात ये है कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये होल इतना स्मॉल है कि अंदर लगभग, अंदर से जो पानी के निकलने की रफ्तार है वो बहुत ही धीमी है। आप सोचिए ना, एक बड़ी सी टंकी में आपने एक छोटा सा होल कर दिया, सुई बराबर होल कर दिया, तो पानी तो निकलेगा। आप पानी को टंकी में देखेंगे देखेंगे जिससे पानी चल ही नहीं रहा। तो अंदर लगभग लगभग स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करिए, बिकॉज ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड है। अगर मीटर पर सेकंड में अगर आप कैलकुलेट करो अंदर की स्पीड को, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो बिल्कुल ना के बराबर है? बिल्कुल। अरे समझो मेरी बात को यार, 1 मीटर भी ये होता है क्या? पानी एक इतना मूव कर रहा होगा क्या? समझो मेरे, अंदर की बात कर रहा हूँ, पानी की टंकी के अंदर की जो बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर अंदर की स्पीड देखी जाए तो अप्रोक्सीमेट उसको नेग्लेक्ट करके 0 माना जा सकता है। तो मैंने बोला भैया अंदर का वेलोसिटी लगभग 0 है, अंदर का वेलोसिटी लगभग, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। नहीं है मेरी बात समझ में? प्लस में क्लास प्लीज, रो जी H1। अब बताओ जरा, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कितनी हाइट पे बोलो, तो बोलेंगे रो जी हाइट कितनी है बोलो, H2 कितनी है बोलो। अब यार देखो, ये कंफ्यूजन मत करना आप लोग कि सर H1 को आपने H2 क्यों लिख दिया, बच्चे टेंशन में आते हैं इस चीज को लेके। यार वो क्या होता है जरा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हो कि कोई भी पॉइंट ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, H2। तो हाइट ही H2 है, हाइट ही बोलो क्या है। तो मैं बोलूंगा रो जी H1 लेना होता है, लेकिन हाइट यहाँ पर H2 है, तो बोलेंगे रो जी H2 आ गया। ये H1 अलग है यार, समझो, ये H1H2 अलग है, वो H1H2 अलग चीजें हैं। ये H1H2 बताती है पहले वाली साइड पर कितनी हाइट थी और दूसरे वाली साइड पर कितनी हाइट थी, वो होते हैं H1H2। लेकिन फिलहाल मुझे H1H2 यहाँ पर भी लेना पड़ा है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे उस चीज से? ये है पहले वाले पॉइंट पर कितनी हाइट है जतिन,
पहले वाले पॉइंट पर कितनी हाइट है ग्राउंड से, कितनी हाइट है बता, h2, तो मैंने वो हाइट ले ली बस h2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा भाई, तो यहाँ की सारी एनर्जीज होगी, सब बच्चे बोलो भाई, प्रेशर एनर्जी होगी टोटल, बोर्ड पे देखते रहना, आएगा समझ में। काइनेटिक 0 हो गया, पोटेंशियल कितना हो गया, रोजी H2। चलो दूसरे वाले पे आ जाओ। अब दूसरे वाले पर मुझे बताना, जब बाहर का पॉइंट आएगा प्रेशर कितना होगा, कौन बच्चा बताएगा? सिर्फ पी नॉट। क्यों? इसके ऊपर पानी नहीं है भाई, तो पानी नहीं है तो रोजी एच यहाँ पर, अरे रोजी एच यहाँ पर नहीं है, समझो, दिमाग लगाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रोजी एच नहीं है, सिर्फ बोलो कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर प्रेशर P2, बोलो कितना आएगा, पी नॉट। तो P2 आएगा बच्चों पी नॉट। अच्छा स्पीड कितनी, तो स्पीड ही तो निकालनी है, मेन मेन बात किसकी करनी है, बात किसकी करनी है, वेलोसिटी ही तो निकालने गए सर। तो अगर वेलोसिटी ही निकालने गए हो तो उसको छोड़ दो, हाफ रो v2 स्क्वायर। और मुझे बताओ जरा सब बच्चे, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, रो जी। इस वाले की भी हाइट कितनी है बोलो, h2, कितनी है बोलो? ऐसा समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। अब मुझे तुम सब बच्चे बताओ जरा फटाफट से, कट गया पी नोट से। इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख देता ताकि तुम ये सच होने का काट लगा है। ये है रो जी h1, ऊपर से था ना। चलो क्लास क्लास बोर्ड पे, अब ये सामने सामने कट गया, बोलो क्या बचा। एक बार अगर तुम ध्यान से इसको देखो तो तुम्हें एक मैसेज मिल रहा है। क्या बोला? हाँ सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे। थोड़ा सा मिस कर गया, पोटेंशियल नहीं है वो, ध्यान से देखिएगा, रोजी H1 पोटेंशियल नहीं है। कौन बता? बहुत अच्छे, रोजी H1 प्रेशर एनर्जी, तरीके से प्रेशर है ऊपर का क्लास। रोजी H1 बोलो क्या है, प्रेशर। और यही प्रेशर जो था फर्स्ट साइड का, बाद में बोलो क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी आउटसाइड। बोलो है कि नहीं? द प्रेशर एनर्जी इनसाइड इज नथिंग, इट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एट आउटसाइड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? ध्यान से देखो। और आपको बर्नौली और बढ़िया क्लियर पता है क्यों होने वाला है क्लास। अंदर काइनेटिक बिल्कुल 0 था, लेकिन प्रेशर देखो ज्यादा था। बाहर देखो क्या हुआ, प्रेशर कम रह गया, सिर्फ पी नॉट रह गया, लेकिन काइनेटिक बोलो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जहां पर आपका काइनेटिक कम होता है वहां प्रेशर ज्यादा होता है, और जहां पर काइनेटिक ज्यादा होगा इसका मतलब प्रेशर बोलो क्या होगा, रिलीज हो गया होगा। यही बात तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको 2 क्लास से। नहीं आ रही मेरी बात समझ? आपको ये पैरामीटर्स अगर फिलअप करने आ गए तो बात बन जाएगी। मैं दोबारा से एक बार और फिर कोशिश करूंगा आप लोगों को पैरामीटर समझाने की। मैंने इस फ्लो में कितने पॉइंट्स दिए बोलो, 2 पॉइंट्स। एक पहला वाला पॉइंट यहाँ पर पानी लिया मैंने, और दूसरा वाला बाहर लिया। यहाँ भी 1 यूनिट वॉल्यूम पानी लिया, वहां भी 1 यूनिट वॉल्यूम पानी लिया। तो यहाँ पर तीनों एनर्जी का सम और वहां पर तीनों एनर्जी का सम बोलो क्या होगा, बराबर होगा। मैंने वो ऐसे लिखा, P1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस में रो जी H1 और बराबर में 2 वाली साइड पे। तो सब बच्चे मुझे बताओ पहले वाली साइड पर कितना प्रेशर होगा, सब बच्चे बोलो पहले वाली साइड पर कितना प्रेशर होगा। सर पी नॉट प्लस में इस पानी का दबाव रो जी H1 होगा। तो पी नॉट प्लस में रो जी H1, बात नहीं खुशी? पी नॉट प्लस में रो जी H1 कैसे आया, समझ में आ रहा है? अगर तुमने पढ़ा हुआ है ना कि एक h डेप्थ नीचे पानी का प्रेशर रो जी एच होता है, तो तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा सर h1 डेप्थ नीचे, इधर जो पानी का दबाव होगा वो होगा रो जी H1। एटमॉस्फेरिक ऑलरेडी लग रहा है, तो पी नॉट प्लस में रो जी H1 तो प्रेशर हो गया। अंदर का पानी लगभग 0 स्पीड से चल रहा है, तो हम बोलेंगे भैया 0। अंदर की जो हाइट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बोलो कितनी है, बोलो H2, तो बोलो रो जी H2 बराबर में कितना आएगा बोलो। जो प्रेशर है बाहर कितना है, तो बाहर पानी तो है नहीं इसके ऊपर, सिर्फ एटमॉस्फेयर है, तो बाहर का प्रेशर सिर्फ पी नॉट है। स्पीड मान ली मैंने V2 है बाहर की, तो बोलो क्या आ जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर। और भैया हाइट कितनी है बोलो, फिर H2 है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी होगी, रो जी H2। अब रो जी H2 से रो जी H2 कट गया, वैसे भी हॉरिजॉन्टल फ्लो है, हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या है, सेम है, तो कट गई रो जी H2। पी नोट से पी नोट कट गया, बोलो क्या आ गया, रो जी H1 बराबर में हाफ रो V2 स्क्वायर। इसका मतलब प्रेशर एनर्जी ऑफ द वाटर, द प्रेशर एनर्जी ऑफ द वाटर, ये जो प्रेशर ऊपर से था ना पानी का, वही बाहर जाके बोलो क्या बन गया, काइनेटिक बन गया। क्या बन गया बोलो? अब जरा मुझे बताओ क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, बोलो आंसर क्या आया बोलो। GH1, 2GH1 बराबर क्या बोलो, और बोलो V2 कितना आ गया। चलो भाई फॉर्मूला बन गया, सब बच्चे फॉर्मूला बन गया। आप लोग मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, क्लास क्लास प्लीज। ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है कि अगर H1 ज्यादा हुआ तो स्पीड भी ज्यादा होगी। H1 ज्यादा हुआ, H1 क्या था, ऊपर वाली हाइट है नीचे वाली हाइट? H1 ऊपर वाली हाइट है नीचे वाली हाइट? ऊपर वाली सर। अगर H1 ज्यादा हुआ मतलब ये ज्यादा हुआ नीचे तक, तो स्पीड ऑफ फ्लक्स भी ज्यादा हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आ रहा सर, आने नहीं आई बात समझ में? पक्का? ड्राइव क्या मुश्किल लगा आप लोगों को? तो मुझे बताइए अगर वो आपको बोले कि एक टंकी 10 मीटर की है, सुनना अच्छे से, एक टंकी कितने मीटर की है बोलो, 10 मीटर की, उसमें हमने 7 मीटर नीचे एक होल कर दिया, ऊपर से 7 मीटर नीचे होल कर दिया, या नीचे से 3 मीटर ऊपर होल कर दिया, तो बोलो स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो √2 इंटू में जी कितना बोलो 10, H1 बोलो कितना 7, और सॉल्व कर देंगे इसको। अरे नहीं आया समझ में? पक्की बात है, सबको क्लियर है? 2 मिनट इसको तसल्ली से देखो, फिर आगे की चीज बताता हूं, जल्दी से देखो इसको। अरे मुश्किल लगा क्या ये? आसान सी चीज है यार, बर्नौलीज लगाइए बस, और कुछ भी नहीं करा मैंने तो।
और जैसे जैसी चीज दिख रही थी वैसे रख दी, हमारा पुट कर दिया हमने। करके देखो एक बार, समझो इसको, पूरा पूरा एक्सप्रेशन समझो जल्दी से। ए, बस ये देखो, अगली चीज देखिए क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एफ्लक्स। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एफ्लक्स का मतलब ये है कि अगर ये होल मैंने किसी सर्टेन हाइट पे किया है तो पानी को ऊपर से लेके नीचे गिरने में कुछ समय लगा होगा। अक्षर इधर, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं थोड़ा इधर करूंगा तो थोड़ा सा कम समय में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ऊपर करूंगा तो समय कैसा लेगा बोलो, ज्यादा लेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो कितना समय ये नीचे गिरने में लेगा, इसको बोलते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एफ्लक्स। कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट कितने, प्रोजेक्टाइल करा है कि नहीं करा आप लोगों ने, प्रोजेक्टाइल वाले मुद्दा है। आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा स्टेप करूंगा उससे काम बन जाएगा। मैंने इसको कैसे करा, मैंने एक इक्वेशन लगाई, एस इज इक्वल टू में बोलो क्या, यूटी प्लस में बोलो क्या, हाफ एटी स्क्वायर। सब बच्चे देखना 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा, देखो आपको याद है उस समय मैं एक्स और वाई की टर्म्स में लगाता था ये चीज। तो मुझे तुम ये बताओ, जब ये ऐसे निकला, क्लास क्लास बहुत जरूरी है, मैं सिर्फ इतना निकालना चाहता हूं आशीष इधर, मैं सिर्फ इतनी चीज निकालना चाहता हूं कि किसी भी चीज को H2 हाइट गिरने में कितना समय लगेगा। और पता नहीं तुम्हें कितना याद है, अगर मैं H2 चीज को, मतलब किसी चीज को ऐसे गिराऊं या उसको मैं ऐसे गिराऊं, दोनों को समय सेम ही लगता है। नहीं पता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आ जाएगा समझ में। आप बस ध्यान से सुनो, बस ये समझ लो कि अगर आप एक H2 हाइट ऊपर खड़े हैं तो वहां से किसी चीज को तुमने फेंका तो कितनी देर में नीचे आ जाएगी, बस हमें ये देखना है। तो H2 हाइट से नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो मैंने सब कुछ ये जो करा ना, वो किसके रिस्पेक्ट में करा बोलो, वाई की रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बोलो, वाई की रिस्पेक्ट में, वाई की रिस्पेक्ट में। टाइम के साथ आपको पता है कुछ भी वाई नहीं लगता। अरे यार डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो गया, पूरे फ्लो के दौरान डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो सब बच्चे मुझे बताओ, जब ये पूरा का पूरा नीचे गिरा तो इसने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस करा, वैल्यू बोलो। अगर इसने यूं करके यूं गिरा तो वाई में कितना डिस्प्लेस करा, वाई में H2। बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अरे भाई वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है योगिता। अगर कोई चीज यहां से यहां गिर गई तो कोई बोलेगी बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये है। लेकिन बोले बताओ एक्स में कितना डिस्प्लेस करा, तो बोलेंगे एक्स में तो करा इतना, एक्स में तो चला गया इतना आगे। वाई में कितना करा, वाई में सर आ गया इतना नीचे। समझो मेरी बात को, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जब स्पेसिफिकली बोल दिया जाए तो पता लगेगा सर पहले इतनी ऊंचाई पे था, इतनी ऊंचाई पे था, इतना डिस्प्लेस कर गया वाई में, इतना डिस्प्लेस कर गया एक्स में। नेट डिस्प्लेसमेंट सर ये है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आ रहा समझ में सर। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हुआ, अगर मैं इनको नाम भी दे दूं ना, मान लो ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो अगर मैं बोल दूं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, सब बच्चे बोलो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन बोलो कितना है, H2। अरे H2। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, कौन बच्चा बताएगा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। हाँ बोलो बोलो जो मन में आ रहा है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है। सर 0 है, सिर्फ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। अरे भैया आपका ये प्रोजेक्टाइल निकला कैसे, ऐसे निकला, हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ, वर्टिकल स्पीड तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, 0। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर जब वाई डायरेक्शन में स्पीड ही नहीं है फिर कैसे वो नीचे आ गया। अरे भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है ना, धीरे धीरे उसकी वाई डायरेक्शन में स्पीड बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको कहां की तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ। तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता है। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, इधर भाई इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है। डिस्प्लेसमेंट उसको H2 की करनी है। एक्सेलरेशन आप लोग सब जानते हैं कितना होता है, बोलो कितना होता है, बोलो जी जी। और बोलो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। अरे वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। बोलो कितना आ गया सब बच्चे, बोलो 2H2 बाय में जी बराबर बोलो कितना, टी स्क्वायर। और सब बच्चे टाइम बोलो कितना आ गया। चलो भाई इसका मतलब मुझे बता दो बच्चों, ये पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, तुम कंफ्यूज मत होना। 2H2 का मतलब ये नहीं है 2H2, फिर तो मैं 4H लिख देता ना बच्चों। तो वो जो H2 के नीचे 2 है ना, वो सबस्क्रिप्ट में है। किसमें बोलो, सबस्क्रिप्ट, मतलब कि H2 एक टर्म है पूरा का पूरा। तो 2H2 बाई जी। अच्छा इससे क्या समझ में आ रहा है, कौन बच्चा बताएगा कि सर जितना ज्यादा H2 हुआ उतना ज्यादा समय लगेगा। H2 जितना ज्यादा हुआ उतना ज्यादा बोलो क्या लगेगा, समय। अगर वो बोला क्वेश्चन में क्लास क्लास, अब तुमसे मेरे को 2 चीजें चाहिए। अगर उसने बोला कि टंकी की हाइट 10 मीटर है, मैं ऊपर से 7 मीटर नीचे होल कर रहा हूँ, 7 मीटर नीचे, नीचे से 3 मीटर ऊपर होल हुआ है, तो बताइए स्पीड कितनी होगी, निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, बोलो रूट ऑफ 2G, ऊपर वाली हाइट लिखोगे, बोलो कितनी, 7। अरे नहीं आ रहा समझ में। और जब बोलेंगे टाइम कितना लगेगा तो बोलो क्या बोलोगे, रूट ऑफ 2
इनटू में नीचे वाली हाइट कितनी है बोलो 3, डिवाइड बाय बोलो क्या जी। तो टाइम ज्यादा तब लगेगा जब नीचे वाली हाइट ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा तब होगी जब ऊपर वाली हाइट ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये मैं आपको एक बात हूँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको क्या 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे से लॉजिकली पूछे ना, बता बच्चे कब स्पीड ज्यादा होगी, ऊपर वाले केस में या नीचे वाले में, तो बोलेगा नीचे से सॉल्व करेंगे तो स्पीड ज्यादा होगी। समय कब ज्यादा लगेगा, इस वाले में या ऊपर वाले होल पे, तो ऊपर वाले होल पे लगेगा। स्पीड भी कम है, हाइट भी ज्यादा है, तो समय ज्यादा लगेगा। नहीं आ रही समझना बात समझ में? तो जितना होल नीचे होगा तो बोलो क्या ज्यादा होगी, स्पीड। टाइम क्या लगेगा, कम। ऊपर क्या होगा बोलो, ऊपर की स्पीड कम होगी लेकिन टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। सिंपल सी बात। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे सबको समझ में आ गया? लास्ट चीज क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों, लास्ट चीज क्या कैलकुलेट करनी है, इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज। बच्चों प्लीज बोर्ड पे, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फ्लक्स। कहेंगे सर ये तो पूरा प्रोजेक्टाइल हो गया, पूरा प्रोजेक्टाइल हो गया। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फ्लक्स, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है? अरे कितना ये दूर गया बच्चों, कितनी दूर तक जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा। तो ये मुझे बताओ जरा क्या है, ए से बी के दौरान डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन। तो मैं अब क्या करूंगा, फ्रॉम ए टू बी ही इक्वेशन को लगाऊंगा और मैं लगाऊंगा एस इज इक्वल टू में बोलो क्या, यूटी प्लस में बोलो क्या। लेकिन इस बार ये सब कुछ किसकी टर्म्स में करूंगा बोलो। तो सब बच्चे जवाब देना यार, जिसको प्रोजेक्टाइल आता है ना उसको बिल्कुल बिल्कुल लड्डू लग रहा होगा। मुझे बताओ जरा, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन बोलो कितना है, आर। बहुत अच्छे। इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी है, कौन बताएगा? इनिशियल वेलोसिटी एक्स में बहुत बढ़िया, ये रही रूट ऑफ 2gh1, यही तो थी बाहर की। मानसी नहीं है बात सुनने, यही तो थी ना बाहर की स्पीड। बोलो कितना आएगा, रूट ऑफ 2gh1। अच्छा समय कितना लगा इसको नीचे आने में, समय निकाल चुका, बोलो कितना। अरे समय बोलो, रूट ऑफ 2h2 बाय में जी। बहुत बढ़िया। और कौन बच्चा बताएगा एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितनी है, एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है 0, क्योंकि सर जब भी कोई चीज हवा में होती है उसके ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा होता है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इन द वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। प्रोजेक्टाइल के दौरान भी लिखवाया गया था कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होता है। और जिनको ये लगे ना ड्राइव बहुत मुश्किल है यार, रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करें, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा कैसे याद करना आपको। हाँ भाई आशीष, तो बोलो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना आएगा, 0। अब मुझे बताओ जरा रेंज का क्या फॉर्मूला बन गया, क्लास प्लीज, रेंज का क्या फॉर्मूला बन गया बोलो। इसको मैं यहां पर ले आऊं तो बोलो रेंज कितनी आएगी, रेंज कितनी आएगी, दोनों रूट में है, दोनों रूट में है, तो दोनों रूट में है तो एक कॉमन रूट बना देते हैं और मल्टीप्लाई कर दो। 2gh1 इंटू में बोलो क्या है 2h2 बाय में जी। बोलो जी से जी कट गया, बोलो आंसर कितना आया, 2 और 2 इंटू हो गया 4 हो गया, 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2, तो आ गया 2 रूट। ये बोलो क्या आ गई, मतलब कि अगर रेंज कैलकुलेट करनी है तो मुझे दोनों हाइट को मल्टीप्लाई करके उसका रूट करके इंटू 2 करना पड़ेगा। यार देखो अब सुन लो मेरी बात, आपको वो स्पीड ऑफ एफ्लेक्स में, हाँ भाई समर, 3 चीजें पूछेगा, बोलो क्या क्या। एक तो पूछेगा कितनी स्पीड से पानी बाहर निकला, दूसरा पूछेगा कितना समय उसको नीचे गिरने में लगेगा, तीसरा पूछेगा कितनी दूर तक रेंज पकड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने निकाला सब कुछ कॉन्सेप्ट लगा के है, लेकिन सारा खेल इस बात पे कितना बढ़िया तुम्हारा प्रोजेक्टाइल के टाइम का चीजें हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में ये चीजें करी थी। कितना बढ़िया तुम्हें काइनेमेटिक्स इक्वेशंस आती हैं। क्या तुमने वहां पर समझा था कि जब कोई चीज हवा में होती है तो सिर्फ एक्सेलरेशन एक ही लग रहा होता है, एक्सेलरेशन बाय डायरेक्शन, एक्स में कोई नहीं होता। तो पुराने भैया अगर चीजें कर रखी हैं तो बहुत बढ़िया, पुराने में नहीं पढ़ा हुआ तो दिक्कत थोड़ा बहुत आएगा। तो गाइज अगर आपको दिक्कत आया तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज सिखाता हूं, उसको याद कर लो, काम बन जाएगा। क्या याद करना है, सब बच्चे सुन लो भाई, सभी बच्चे ध्यान सुनो। ये मेरे पास एक कंटेनर है, क्लास बोर्ड पे देखेंगे, ये मेरे पास एक कंटेनर है फुल ऑफ वाटर। बच्चों बातें नहीं करनी है। अरे टॉपिक आया कि नहीं आया समझ में, मुश्किल लग रहा है क्लास? चलो बताओ। ये मेरे पास इस तरीके से सिचुएशन दी हुई है। अगर इसने आपको न्यूमेरिकल दिया तो तुम्हें एक बात छोटी सीखनी है भाई, इधर क्या सीखनी है, आपने जहां भी एफ्लक्स में होल करा, अगर ऊपर वाली हाइट h1 है और नीचे वाली हाइट बोलो क्या है h2, ये मान लेते हैं। तो उसके 3 सवाल है तुम लोगों के लिए। क्या क्या 3 सवाल है, सुन लीजिए। एक तो जो ये पानी यहां से बाहर गिरेगा वो उसकी क्या मांगेगा आप लोगों से, स्पीड। पहला सवाल, कितनी तेज निकलेगा पानी। क्लियर? दूसरा सवाल, कितने समय में गिरेगा पानी नीचे। समझ में आ रहा है? कितनी तेजी से निकलेगा, कितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है और कितनी वो रेंज पकड़ेगा। उसके 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आप तीनों के फॉर्मूले समझ जाए और इसका मतलब समझ जाए कि एक्चुअली में इनका मतलब क्या है तो बात बन जाएगी। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर मैंने h1 डेप्थ नीचे होल किया है या h2 ऊपर होल किया है, तो मुझे बताओ जरा कितनी स्पीड से पानी बाहर आएगा। स्पीड बताओ उसकी, बोलो स्पीड बताओ कितनी, रूट ऑफ
2Gh1, तो रूट ऑफ 2Gh1 ग्लास इंपॉर्टेंट है, रूट ऑफ 2Gh1। रौनक बात समझ आ रही है? इसका मतलब जितना ज्यादा H1 होगा उतनी तेजी से स्पीड निकलेगा फ्लक्स का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रिंस इधर टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रूट ऑफ 2H2 बाई में बोलो क्या G, जितना ज्यादा H2 होगा उतना ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। जितना ज्यादा नीचे से हाइट होगा उतना ज्यादा देर में पानी नीचे गिरेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और रेंज कितनी पकड़ेगा बोलो, कितनी दूरी तक जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ H1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर ये तीन बातें आप लोगों ने समझ रखी हैं, इनका मतलब समझ रखा है, फिर तो क्वेश्चन तो वैसे बन जाएगा। और ड्राइव वाली बात है, ड्राइव तो बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, क्योंकि मैंने एक 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे से बर्नौलिस को बराबर करके सॉल्व किया बस। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? एक क्वेश्चन ट्राई करें, बताना। करना भाई करना। ठीक है भाई, एक में ऐसे है, डायग्राम से मत जाना कि डायग्राम से रेंज देख के अंदाजा लगा रहे हो, मतलब बताओ दोनों केसेस में एफ्लक्स में मतलब एक होल किया गया टंकी में, और आप बताइए किस केस में रेंज ज्यादा पकड़ेगा पानी, लंबाई ज्यादा पकड़ेगा? क्या लगता है? कई बच्चे सेम कह रहे हैं भाई, क्या सबका आंसर सेम है? क्या सबका आंसर रेंज को लेके सेम है? सोच लो। ए ऑप्शन रेंज 1 की बड़ी होगी, क्योंकि नीचे है तो उसकी लंबी रेंज आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सेम होगा। सेम का क्या कारण है भाई? क्लास बाकी बच्चे भाई क्यों दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हो? मुझे बताइए किसी भी फ्लक्स के दौरान रेंज कितनी होती है? 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ H1 इंटू, और आप मुझे बताइए इसका H1 कितना है? रौनक इसका H1 कितना है? 7। H2 कितना है? 3। तो 2 इंटू में रूट ऑफ 7 इंटू 3, और अगले का करेगा तो बोलो क्या आएगा? इसका H1 3 है, H2 7 है। H1 3 है, H2 7 है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 इंटू में रूट ऑफ 3 इंटू 7। यार 7 इंटू 3 करो या 3 इंटू 7 करो, प्रोडक्ट तो सेम आएगा ना। प्रिंस नहीं आ रही बात समझे? यार तुम 7 इंटू 3 करो या 3 इंटू 7 करो तो रिजल्ट विल बी सेम। तो एक्चुअली में दोनों केसेस में रेंज बोलो क्या आएगी? सेम, क्योंकि दोनों के H1 H2 का प्रोडक्ट सेम है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो आप लोगों को ऑप्शन कौन सा टिक करना है? बोलो ऑप्शन नंबर बी। समझ नहीं आया ना? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको बोले कि बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी ज्यादा है, इसी सेम क्वेश्चन में बोले टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी ज्यादा है, बोलो बोलो। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ए बी सी डी, फिर से वही, टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी ज्यादा है? ओ बच्चों क्या तुम्हें चाहिए भाई? ध्यान से देखो इसको। और किस केस में स्पीड ऑफ फ्लक्स ज्यादा है? ये V1 पहले वाला केस है, V2 दूसरे वाला केस है।
अब तो समझ में आ जाना चाहिए यार। मुझे बताओ दोनों केसेस में रेंज बोलो क्या होगी, सेम, लेकिन क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, शिवम ये ध्यान देना क्या कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट मुश्किल लग रहा है टॉपिक बच्चों, ये मुश्किल नहीं है, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत आसान चीज है अगर सही से समझ ली जाए तो मुझे ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करती है। आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर फॉर्मूला पढ़ा हो ना तो याद आ जाएगा, टू H2 में जी। अरे बोलो भाई, सभी बच्चे बताएं किस केस में स्पीड ऑफ एफ्लक्स ज्यादा होगा। तो ये सर हमने याद करा हुआ है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स तब ज्यादा होता है जब उसकी ऊपर वाली हाइट ज्यादा होगी, और ऊपर वाली हाइट सर इसमें ज्यादा, तो ज्यादा तेजी से इसमें निकला। मैं आपसे क्या कह रहा हूं इधर तान्या, बड़े लॉजिकल तरीके से भी पता लगता है कि सर स्पीड इसमें ज्यादा बनेगी, उसमें क्या बनेगी कम। ये बात आपने आज क्लास की स्टार्टिंग में एक पहले मिनट में बता दी थी कि मैंने जब आपसे पूछा बताओ इसमें ज्यादा आएगी, उसमें ज्यादा, स्पीड तो इसी में ज्यादा आएगी। समय किसमें ज्यादा लगेगा, जो ज्यादा ऊपर से आ रहा है समय उसको ज्यादा लगेगा, हाइट ज्यादा है तो नीचे आने में समय भी ज्यादा लगेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो टाइम और इसमें तो कोई पंगा था ही नहीं, रेंज का पंगा सॉल्व होना चाहिए आपका कि H1 H2 का प्रोडक्ट, H1 H2 का प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा उसका रेंज बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो ये वाला बताना जरा एक बार, ये हो गया, बोलो किसकी स्पीड ज्यादा है, फर्स्ट वाले की। चलो इसका बताना, अरे भाई बातें करने के लिए नहीं कहा। अच्छा इस टॉपिक का तुम प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, टंकी में छेद करके सही बात है वैसे, हैं बोतल में कर सकते हैं ना, एक बोतल आप लेके उसमें किसी जगह पर होल करके आप इस बात को कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कब समय ज्यादा लगा और कब समय कम लगा। और आपने कभी अगर ऐसा करा भी है बचपन में, बचपन में करा भी होगा आप लोगों ने, बोटल्स में ऐसे होल करके जब आप अंदर से प्रेशर बढ़ाते हैं तो बाहर का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है, याद है। तो प्रेशर जब अंदर बढ़ता है तब काइनेटिक एनर्जी बाहर बढ़ता है। इसी बात को मैं बहुत दिनों से बोले जा रहा हूं, प्रेशर अंदर ज्यादा होता है इसलिए काइनेटिक एनर्जी बाहर ज्यादा होती है। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, जब आप ऐसे बोतल को दबाते हो देखा है उसमें से तेज पानी निकलता है, फिर क्यों, आपने प्रेशर बढ़ाया तो वो प्रेशर एनर्जी से क्या बढ़ेगी, बोलो काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो गाइस मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इस केस में किसकी रेंज ज्यादा होगी। तुम लोग भाई शोर बहुत कर रहे हो। बोलो बोलो रेंज किसकी ज्यादा है, रेंज किसकी ज्यादा है, बस की इजी कैलकुलेशन है यार। अच्छा मैं अगर तुम लोगों को पीछे भाई समर, अगर मैं तुम लोगों को ये सब चीजें मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट करने को बोलो तो कर पाओगे। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, अरे भैया स्पीड का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या, √2g/h1। यार इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, 2 इंटू में 10 इंटू में h1 हाइट उसमें 6 है, सॉल्व कर दूंगा स्पीड आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड वाला मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया तुम्हें, मैं बस तुमसे बात ये कर रहा हूँ कि बताओ रेंज किसकी ज्यादा होगी। अरे कर लोगे ना वो, टाइम भी कैलकुलेट कर लोगे, रेंज भी कैलकुलेट कर लोगे। मेरा आपसे सवाल था कि इसमें रेंज ज्यादा या उसमें रेंज ज्यादा, बोलो। इसमें H1 इंटू H2 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 6 चौक 24 आएगा, उसमें 7 3 21 आएगा। तो यहाँ पर H1 इंटू H2 21 आ रहा है, यहाँ पर H1 इंटू H2 कितना आ रहा है, 24। ऑब्वियसली बात है रेंज जो होती है वो होती है 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ H1 इंटू H2। जिसका H1 इंटू H2 ज्यादा आएगा उसका रेंज भी बोलो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो केस नंबर 1 हैज अ मोर रेंज एज कंपेयर टू केस नंबर 2, बट बोथ टैंक्स हैव द सेम हाइट, 10 मीटर्स की हाइट है, लेकिन इस केस में रेंज बड़ी बनेगी और इस केस में रेंज, अरे नहीं आया समझ में। अच्छा मैं आपसे पूछूं, बताइए जरा एक और बढ़िया सवाल, इस टैंक में 10 मीटर की हाइट वाले टैंक में सबसे बड़ी रेंज कब बनेगी, कहां पर होल करूं कि सबसे दूर पानी जाए, सबसे दूर पानी जाए। बहुत बढ़िया, किसी ने बीच में बोला, वेरी गुड। क्यों भाई बीच में, क्योंकि बीच में करेंगे तो 5 ऊपर से 5 नीचे से मल्टीप्लाई करके 25 आएगा। इससे बड़ा प्रोडक्ट आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते अगर टोटल लेंथ 10 है तो। 6 4 करोगे 24 आएगा, 7 3 करोगे 21 आएगा, 8 2 करोगे 16 ही रह जाएगा, 9 1 करोगे 9 ही रह जाएगा बस। बोलो है कि नहीं। सबसे बड़ा प्रोडक्ट तब आएगा जब दोनों नंबर क्या होंगे, बराबर, यानी 5 इंटू 5। तो सबसे बड़ी अगर रेंज मुझे पकड़नी है तो टैंक के अंदर होल कहां करना चाहिए, बिल्कुल बीच में करना चाहिए।
नहीं आया ना समझ में? तो ये ऐसे ऐसे कुछ भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं आप लोगों के। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बिल्कुल सेंटर में होल्ड करेंगे तो मैक्सिमम रेंज मिलेगा। जैसे कि उसने क्वेश्चन में क्या बोला, उसने क्वेश्चन में बोला कि इस टैंक पे ना हमने ऐसे होल्ड किया कि सबसे बड़ी रेंज पकड़े। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि अगर सबसे बड़ी रेंज पकड़ रहा है इसका मतलब होल्ड कहां पर है, बिल्कुल मिड में है। कहां पर बिल्कुल, तो आपको H1 H2 में दे ही नहीं रहा होता, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर सबसे बड़ी रेंज पकड़ रहा है तो होल्ड बिल्कुल कहां पर होगा, बोलो बिल्कुल मिड में होगा। स्पीड वहां पर सबसे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन रेंज सबसे ज्यादा होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? पक्की बात है। तो अभी फिलहाल के लिए रेंज किसमें ज्यादा है? ताने डाउट लग रहा है क्या? डाउट में हो कुछ? किसको ज्यादा डाउट लग रहा है इस टॉपिक में अंदर? अरे आ गया सबको समझ में? तो क्लास 1 मिनट आप ध्यान से सुने, रिकैप है। ओए भागने की नहीं होनी चाहिए, पहले बोल रहा हूं। तुमसे आज जल्दी मुझे है, बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। रौनक ये देख ले, तेरे को बैठाए रखूंगा नहीं 10 मिनट एक्स्ट्रा। प्रोबेबिलिटी चल रही है, मैथ्स में बैठा रही हो, पढ़ लियो। अब सुनो बात, यहां पर ध्यान सुनो भाई। मैंने तुम लोगों को बर्नौलीज का ही इस्तेमाल करके टॉपिक कराया जिसको टॉरिसेली बोला जाता है। क्या बोला था? बोलो टॉरिसेली। जिन्होंने दिया टॉरिसेली नाम होगा। और इस टॉपिक को मेन तौर पे टॉपिक है स्पीड ऑफ एफ्लेक्स। एफ्लेक्स यहाँ पर इस होल को बोलते हैं, जो यहाँ पर होल करा गया उसका कितना स्पीड होगा बेसिकली यहाँ पर उसकी बात हो रही है, स्पीड ऑफ एफ्लेक्स की। तो आप कितनी हाइट नीचे और कितनी हाइट ऊपर जो होल करते हैं दोनों को नाम देना पड़ेगा H1 और H2। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्नौलीज का सिद्धांत लगाया कि भैया पहले वाली पोजीशन पे तीनों का सम और बाद वाली बाहर वाली पोजीशन में तीनों एनर्जी का सम बोलो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बस वो सेम रखते हुए मैंने ये वैल्यूज रखी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, तुम वैल्यूज पकड़ पाए? फर्स्ट वाली पोजीशन में क्या प्रेशर पकड़ पाए कि एटमॉस्फेरिक प्लस में पानी का प्रेशर, अंदर की स्पीड 0, हाइट यहां से H2 तो रोजी H2, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बस P0 है, वेलोसिटी V2 है और हाइट उधर की भी रोजी H2 कट जाएगा, ये बन जाएगा, यहां से V2 आ जाएगा। जैसे ही V2 आ जाएगा आप लोगों ने निकाला इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा, समय निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन लगाई, और भैया रेंज पकड़ने के लिए फिर ये वाली इक्वेशन लगाई। एक बार x की टर्म्स में लगाई, एक बार y की टर्म्स में लगाई। मुश्किल थोड़ी ना है। 3 चीजें निकाली। और आपको जिन बच्चों को ड्राइव में ज्यादा प्रॉब्लम है ड्राइव से रट लीजिए, लेकिन इन तीनों का मतलब समझ लीजिए कि तीनों का मतलब क्या है। पहले वाले का मतलब है कितनी तेजी से पानी निकलेगा, दूसरे वाले का मतलब है कितने समय में पहुंचेगा, तीसरे का मतलब है कितनी रेंज पकड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और फिर इस पे बेस कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं।